नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की हमारी क्लास में धातु एवं अधातु मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लासों में कुछ धातुओं के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम जिन धातुओं के बारे में बात करेंगे, चांदी, सोना, पारा और शीशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं चांदी। चांदी का जो प्रतीक है वो Ag होता है, तो ये प्रतीक याद रखना है। और चांदी को हम लिखते हैं 47 Ag 107.8। 47 चांदी का परमाणु क्रमांक है। तो कभी कभार एग्जाम में चांदी का परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है, कितना है भाई? 47। और इसका परमाणु भार कितना है? 107.8। सिर पे भार होता ना, तो ये परमाणु भार द्रव्यमान संख्या जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और Ag इसका क्या प्रतीक है? आप बोलोगे सर हम इसको चांदी बोलते हैं, फिर भी प्रतीक Ag, ये इसका जो प्रतीक है वो इसके लैटिन नाम अर्जेंटम से आया है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि चांदी का प्रतीक है उसके लैटिन नाम अर्जेंटम से लिया गया है। यहां तो बात समझ में आ गई क्या? अब देखते हैं चांदी के बारे में कुछ और जानकारी जुटाते हैं। तो चांदी है वो आपके विद्युत एवं उष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु है। सर्वोत्तम चालक धातु है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि उष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है, तो भी उत्तर आएगा चांदी। और विद्युत का पूछे तो भी चांदी। अर्थात चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह भी बहुत ही सरलता से होता है और वो उष्मा भी बहुत ही फटाक से ग्रहण कर लेती है। तो दोनों का उत्तर क्या? चांदी। चाहे आपको विद्युत पूछे या उष्मा की सर्वोत्तम चालक पूछे, उत्तर क्या आएगा? चांदी आएगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चांदी है वो सामान्यतः वायु में उपस्थित नमी, आर्द्रता और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे हम चांदी के आभूषण बनाते हैं, तो हम जो पहनते हैं चांदी के आभूषण, हम देखते हैं कि वो पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, नमी के साथ और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन फिर भी चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। इसका क्या कारण है? हम देखते हैं कि कुछ समय बाद चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। ये काले रंग की परत क्यों जम जाती है, इसके कारण को जानते हैं। हम सबको पता है कि चांदी है सामान्यतः पानी, नमी और वायु के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। कोई अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु ये वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, के साथ अभिक्रिया करके आपके क्या बनाएगा? Ag प्लस सल्फर एस Ag2S सिल्वर सल्फेट बनाता है, जो कि काले रंग का पदार्थ होता है। तो जो चांदी पर काले रंग की परत जम रही है वो क्यों जम रही है? क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड जो काले रंग का पदार्थ होता है वो बनाती है। तो उसका उत्तर आएगा कि वो सिल्वर सल्फाइड पदार्थ बनने के कारण उस पर क्या जम गई भाई? काली परत जम गई। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछा जा सकता है कि चांदी पर काले रंग की परत क्यों जमती है। उसका कारण है कि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड नामक काले रंग के पदार्थ का निर्माण करती है, और उस पे जो काले रंग की पदार्थ जमी है वो क्या है? सिल्वर सल्फाइड है। और सिल्वर सल्फाइड कैसे बना? चांदी ने वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया की है। इस बात को समझ लेना। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना गया है। चांदी के चम्मच से जो अंडा खाना है वो वर्जित माना गया। क्यों? क्या कारण है कि हमें चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए? इसका कारण है कि अंडे में क्या होता है? अंडे में गंधक सल्फर होता है, और चांदी है वो इस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? Ag2S सिल्वर सल्फाइड बनाएगी, जो काले रंग का पदार्थ होता है, और जिससे वो चम्मच क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या?
कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना गया है, क्योंकि चांदी का जो चम्मच है वो अंडे में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा और सिल्वर सल्फाइड नामक आपके एक काले रंग का पदार्थ बनाएगा, और जिससे चम्मच है वो नष्ट हो जाएगा। और चम्मच नष्ट हो जाएगा, फिर हमें ऐसा काम नहीं करना जिससे चांदी का चम्मच नष्ट हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है चांदी एक महंगी धातु है और हम उसको नष्ट नहीं करना। इस कारण इस बात को समझ लेना थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांदी का मुख्य अयस्क क्या है। तो चांदी का मुख्य अयस्क वही है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, सिल्वर सल्फाइड, और इसको हम बोलते हैं अर्जेंटाइड। क्या बोलते हैं भाई? अर्जेंटाइड, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। तो चांदी का मुख्य अयस्क सिल्वर सल्फाइड अर्जेंटाइड है। एग्जाम बार बार पूछा गया कि चांदी का मुख्य अयस्क क्या है? अर्जेंटाइड, सिल्वर सल्फाइड। और पूरे टॉपिक में हम सिल्वर सल्फाइड के बारे में बात करें। चांदी पर काले रंग की परत जम रही है सिल्वर सल्फाइड के कारण, चम्मच नष्ट हो रहा है सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, और इसका मुख्य अयस्क भी कौन? सिल्वर सल्फाइड। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, जो भी हमने चीजें पढ़ी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य अयस्क से इसका प्रतीक इसके लैटिन नाम से है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक धातु, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम पूछ जा सकता है। और ये चांदी पर काले रंग की परत क्यों जमती है, और साथ में कि चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों माना गया, इस बात को ध्यान रखना। तो एक बार इसको नोट कीजिए। आगे हम चांदी के यौगिक पढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, नोट कर लिया होगा, हम इसको रब कर रहे हैं। और चांदी के जो यौगिक है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। हमें एग्जाम पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या आपके जो चुनावी अमिट सही होती है वो किसकी बनी होती है, या फोटोग्राफी करने में चांदी के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, या फोटोक्रोमेटिक कांच है उसको बनाने में चांदी के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तब हम जो 4 यौगिक पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बात को थोड़ा समझना। चलिए देखते हैं। चांदी के 4 यौगिक है। एक तो AgI, दूसरा AgNO3, तीसरा AgBr और चौथा AgCl। चांदी के जो 4 यौगिक है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। पहला AgI, दूसरा AgNO3, तीसरा AgBr और चौथा AgCl। इसको हम बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। Ag मतलब सिल्वर और I मतलब आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और इसको बोला जाता है लूनर कास्टिक। क्या बोला जाता है भाई? लूनर कास्टिक। एग्जाम ये पूछ जा सकता है लूनर कास्टिक का सूत्र क्या? AgNO3। अगला AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। अगला सिल्वर क्लोराइड, Cl आ रहा क्लोराइड, इसको बोला जाता है हॉर्न सिल्वर। ये बात समझ में आ गई क्या? चांदी के 4 यौगिक हमें पढ़ने हैं, AgI, AgNO3, AgBr और AgCl। AgI सिल्वर आयोडाइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और AgCl सिल्वर आपके क्लोराइड। इसको हॉर्न सिल्वर बोला जाता है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके उपयोग देखते हैं। जो AgI है इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है, कृत्रिम वर्षा करवाने में। कृत्रिम वर्षा करवाने में इसका उपयोग किया जाता है। कहीं पे सूखा या अकाल पड़ गया है और गवर्नमेंट को कृत्रिम बारिश करवानी है, तो वहाँ पर जो सरकार है
वो इस AgI सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कर सकती है। कैसे करेगी कि हेलीकॉप्टर के सहायता से जो बादल हैं, बादलों पर AgI का छिड़काव किया जाएगा। हेलीकॉप्टर की सहायता से जो बादल हैं, बादलों पर AgI का छिड़काव किया जाएगा, जिससे जो बादलों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बढ़ जाएगा। और डेंसिटी बढ़ने के कारण जो पानी है, बारिश है, जो पानी है वो नीचे आएगा, बारिश है वो पानी है वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे आएगा। इस बात को समझना है कि कृत्रिम बारिश कैसे करवाई जाती है। कृत्रिम बारिश कैसे करवाई जाती है कि जो सिल्वर आयोडाइड है उसको, उसका जो छिड़काव है वो बादलों पर करवाया जाता है, जिससे बादलों का जो घनत्व है, डेंसिटी बढ़ जाती है, जिससे संघनन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और संघनन की प्रक्रिया से जो छोटे छोटे बारिश के कण हैं वो नीचे आने लगते हैं, छोटे छोटे जो जल के कण हैं वो नीचे आने लगते हैं, और जिससे बारिश होती है। इस बात को समझ में आ गई क्या? कृत्रिम वर्षा करवाने में AgI सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस कारण इसको ध्यान रखना। अगला है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जिसे हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे आप इलेक्शन होता है, वोट करने जाते हैं, तो आपके अंगुली पर एक निशान लगाया जाता है। वह निशान जिस सही से लगाया जाता है वो अमिट सही या चुनावी सही, वो किसकी बनी होती है भाई? वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लूनर कास्टिक बोलते हैं। तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि अमिट या चुनावी सही बनाने में सिल्वर, चांदी के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? उसका उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, जिसे हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है अमिट चुनावी सही बनाने में, और जो ये आपके AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, लूनर कास्टिक, इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, खराब हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि जो सही होती हैं, जो चुनावी सही होती है, अमीर सही, उनको हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है या ऐसी बोतलों में रखा जाता है जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाए, उन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाती है, अर्थात खराब हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना, इस कारण इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ये बात समझ में आ गई। और अब थोड़ा एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो अमिट सही है, चुनावी सही है, इलेक्शन में ये जो हमारे हाथ पर इसका निशान लगा दे तो वो मिटेगा नहीं, तो हमें फर्जी वोटिंग करनी, फिर कैसे करेंगे? इसको मिटाना कैसे? इसको एसीटोन की सहायता से मिटाया जा सकता है। आप देखना वहाँ पर जब फर्जी वोटिंग होती है तो जो नेता लोग होते हैं वो एसीटोन की बोतलें रखते हैं और हमारा हाथ उसमें डुबवाते हैं, तो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है, वही है एसीटोन। तो आपको ध्यान रखना कि अमिट या चुनावी सही को मिटाने के लिए एसीटोन का उपयोग किया जा सकता है। एसीटोन का उपयोग किया जा सकता है और इसको हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं का कि चुनावी या अमिट सही क्या है? तो क्या है भाई? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। इसको हम लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसको हम रंगीन बोतलों में रखते हैं क्योंकि ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है और इसको एसीटोन द्वारा मिटाया जा सकता है। अब बात समझ में आ जानी चाहिए। अगला है सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? धुंध में फोटोग्राफी कर सकते हैं। धुंध में फोटोग्राफी करने में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि फोटोग्राफी करने के लिए चांदी के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला है AgCl सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर। इसका उपयोग है वो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। अब ये फोटोक्रोमेटिक कांच क्या, थोड़ा देखना, इसको हम बोलते हैं प्रकाश संवेदी या प्रकाश सक्रिय कांच। आप देखते हो कि कुछ लोग चश्मा पहनते हैं,
तो उनमें जो कांच होता है, जैसे वो सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, उनके जो कांच है वो काले पड़ जाते हैं, थोड़े से काले पड़ जाते हैं, वही है फोटोक्रोमेटिक कांच। प्रकाश संवेदी या प्रकाश सक्रिय कांच, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए। तो जैसे ही वो चश्मा पहन के बाहर सूर्य के प्रकाश में जाता है, आप देखते हैं उनका जो कांच है वो थोड़ा काला हो जाता है, वो कांच है, वो कांच क्या कहलाता है? फोटोक्रोमेटिक कांच। और फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के लिए AgCl, आपके सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो चांदी के जो 4 यौगिक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, और यहाँ से जो पिछले आपके प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी एग्जाम हुए उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछने की संभावना है। तो चांदी में ये जो 4 यौगिक है उनको हमें पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला AgI मतलब AgI कृत्रिम वर्षा हुई। AgI किसको बोलते हैं? कोई मतलब पत्नी है, अपने पति को बोल AgI बारिश सही, मतलब इसको ऐसे याद रखना, AgI मतलब कृत्रिम वर्षा करवाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, AG बाहर आओ फोटो खिंचवाओ। भाई इसको हम क्या बहुत ही कंफ्यूजन हो जाते हैं, इनको कैसे याद करें, थोड़ी सी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हैं 2 चीज़ों के बारे में। AgI बारिश सही, ऐसा समझ लो कि जो पत्नी अपने पति कर AgI बारिश सही, और इसमें AG बाहर आओ क्या? धुंध में फोटोग्राफी करवाने में। इस बात को ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सी चीज़ों को देखना है। अमिट चुनावी सही बनाने में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, और AgCl सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। मैंने बता दिया फोटोक्रोमेटिक कांच क्या होते हैं। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं और सोने के बारे में पढ़ते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस हमारा जो चांदी है वो कंप्लीट हो गया। चांदी में जो चीज़ें हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है वो हमने पढ़ ली है। आगे अब हम सोना पढ़ेंगे, और सोने से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। सोना जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसको हम लिखते हैं 79 AU 197। 79 सोने का परमाणु क्रमांक है Z, और 197 उसके सिर पे भार है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जबकि AU सोने का प्रतीक है। सोने का प्रतीक जो इसके लैटिन नाम ऑरम से आया है, तो इसका लैटिन नाम है ऑरम, ऑरम से लिया गया। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो सोने का जो लैटिन नाम है, जो इसका प्रतीक है, उसके लैटिन नाम ऑरम से लिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक 79 है, इसका परमाणु भार है वो आपके 197 है। ठीक है, चलिए जो सोने के अगर अयस्क की बात करें तो 2 अयस्क है, हालांकि कोई याद नहीं रखने, एक तो कैल्वेराइट और एक सिल्वेराइट। ये बात सुनना गई। अगर हम और सोने के बारे में बात करें तो सोना है वो प्रकृति में लगभग स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि सोना है वो आपके पानी से अभिक्रिया करके खराब हो जाएगा, या वायु में नमी से अभिक्रिया करके खराब हो जाएगा, या वायु में कोई सल्फर है या CO2 है वहाँ से अभिक्रिया करके खराब हो जाएगा। सोना किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये लगभग स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो सोना है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ना ही पानी से करता है, ना ही हवा से करता है, ना ही वायुमंडल में उपस्थित नमी से करता है, ना ही कोई और चीज़ों से करता है। इसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए
अब हम सोने के बारे में और पढ़ते हैं कि सोना है वो आपके सबसे अधिक तन्य एवं आघातवर्धीय धातु है। सोना है वो सबसे ज्यादा तन्यता का मतलब होता है कि हम धातुओं को पतले तारों के रूप में खींच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं तन्यता। और आघातवर्धनीयता मतलब धातुओं को हथौड़े से पीटने पर वो पतली चादर के रूप में फैल जाती है, इसे हम बोलेंगे आघातवर्धनीय। सोना सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धनीय धातु है और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम सोने से आपके 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 मिलीग्राम सोने से 200 मीटर, 1 मिलीग्राम बहुत ही कम होगा और उससे 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका मतलब हम कहेंगे सोना सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धनीय धातु है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सोने के बारे में। सोने की जो शुद्धता है वो मापने की जो इकाई है उसे हम बोलते हैं कैरेट। सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या होती है भाई? कैरेट। सोने की शुद्धता मापने की इकाई यूनिट क्या भाई? कैरेट है। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या? कैरेट है। ये बात समझ आ गई। और जो शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है भाई? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना होता है भाई? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना पहना नहीं जा सकता। इसका जब हम आभूषण बनाते हैं, सोना बहुत ही मुलायम है, अगर हम शुद्ध सोना पहनेंगे या कोई भी महिलाएं अपने कानों में शुद्ध सोने के बने आभूषण पहनेगी तो वो सोना मुलायम होगा और वो जो आभूषण वो नीचे गिरने की संभावना है। इस कारण हमें सोने को कठोर बनाना है, और सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। सोने के साथ क्या मिलाया जाता है? कॉपर मिलाया जाता है। कॉपर की अशुद्धि मिलाई जाती, क्यों? क्योंकि सोने को क्या बनाया जाता है? कठोर। और ये जो अशुद्ध सोना है मतलब अशुद्धि मिला हुआ सोना है वो कितने कैरेट का होता है? वो 22 कैरेट का होता है। इसका मतलब जो आभूषण बने जाते हैं वो सोना कितने कैरेट का है भाई? 22 कैरेट का है। ये बात ध्यान रखना कि शुद्ध सोने को पहना नहीं जा सकता है, इस कारण उसमें अशुद्धि के रूप में तांबा कॉपर मिलाया जाता है। और ये जो अशुद्धि युक्त सोना है वो 22 कैरेट का होता है, जबकि शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी सोना है वो 18 कैरेट का है, तो इसमें सोने की मात्रा कितनी है? कोई भी सोना है वो 18 कैरेट का है, तो उसमें सोने का कितना प्रतिशत है? सोने की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऐसे क्वेश्चन करना तो आप क्या करना है, जो आपको दे रखा है अपन शुद्ध सोना कितना था? 24 कैरेट का इंटू 100। ये कट रहा है क्या? 6 से 3 बार, ये 4 बार, ये इससे कट रहा है 25 बार, 25 या 75। इसका मतलब 18 कैरेट सोने में सोना कितना है भाई? सोना आपके 75% और 25% क्या है? 25% तांबा है। इस बात को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन भी वर्तमान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई 18 कैरेट सोना है तो कितना प्रतिशत सोने की मात्रा है। तो ये बातें समझ में आ गई क्या? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? और हम सोने के बारे में पढ़ते थोड़ा। सोने का एक ही यौगिक हमें पढ़ना है, ऑरिक क्लोराइड, क्योंकि इसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड, AuCl3, इसको बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और सर्प विषरोधी को इंग्लिश बोला जाता है एंटीवेनम इंजेक्शन। अगर किसी सांप ने हमें काट लिया है तो सर्प विषरोधी सुई का जो टीका है वो कौन, जो आपके सोने का यौगिक है ऑरिक क्लोराइड का बना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ जा सकता है कि सर्प विषरोधी सुई किससे बनी हुई है? तो ऑरिक क्लोराइड से बनी, AuCl3
सर्प विषरोधी मतलब एंटी वेनम इंजेक्शन। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये जो भी चीजें हमने पढ़ी सोने के बारे में पढ़ी है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि सोने को हम किस में घोल सकते हैं, सोने को हम किस में घोल सकते हैं? तो सोने को एक ही विलेन में घोला जा सकता है, उसका नाम है एक्वा रेजिया अमलराज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ी जगह कम, इस कारण थोड़ी सी चीजें हटा रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सोने को किस विलियन में, सोने को किस विलियन में घोला जा सकता है, सोने को किस विलियन में घोला जा सकता है, इस बात को समझना। सोने को केवल और केवल एक ही विलियन में घोला जाता है, एक ही विलियन में घोला जा सकता है, उसका नाम है एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया, जिसे हम बोलते हैं अमलराज। बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम पूछ जाएगा कि सोने को किस विलियन में घोला जा सकता है, एक्वा रेजिया अमलराज। और अमलराज का थोड़ा समझना, 3 भाग है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल के का जो मिश्रण होता है वो अमलराज कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। 3 भाग तो किसके? 3 भाग तो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्लस 1 भाग किसका? 1 भाग है वो आपके नाइट्रिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? अमलराज कहलाता है, अमलराज। जैसे देखिए कुछ महिलाएं होती है जो अपने पुराने आभूषणों की सहायता से सोने के नए आभूषण बनाती है। तो जो पुराना आभूषण है अगर हमें उसको घोलना तो किस में घोलेंगे? अमलराज में घोलेंगे, एक्वा रेजिया में। सोने को केवल और केवल एक ही विलियन में घोला जा सकता है, उसका नाम है अमलराज एक्वा रेजिया। और अमलराज और एक्वा रेजिया क्या होता है? 3 भाग HCl, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 का जो मिश्रण है उसे हम कहते हैं अमलराज एक्वा रेजिया। अब आपके मस्तिष्क में क्वेश्चन आता है सर ये अमलराज एक और था अम्लों का राजा, तो अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम तेजाब कहते हैं। अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लों के राजा और अमलराज में फर्क है। अम्लों का राजा पूछे एग्जाम में तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। और अगर आपको ये पूछे कि अमलराज क्या होता है, तो अमलराज क्या है? 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? अमलराज कहलाता है। और सोने को किस विलियन में घोला जाता है? अमलराज में घोला जाता है। बाकी जितने भी अम्ल हैं हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल, सार एवं लवण, उसमें डिस्कस करेंगे। तो एक बार इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने सोना और चांदी पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे आपकी पारा। फटाफट इसको नोट कर लो भाई। नोट कर लिया इसको? चलिए अब हम पढ़ते हैं पारा। पारे से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। पारा जिसे हम मरकरी भी कहते हैं, उसका प्रतीक होता है Hg। इसको हम लिखते हैं आपके 80 Hg 200, 80 Hg 200। 80 इसका क्या परमाणु क्रमांक है, 80 नंबर पे आता, परमाणु क्रमांक Z है, और सिर पे क्या भार है, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या। और ये जो Hg है इसका क्या प्रतीक है, Hg इसका क्या है प्रतीक है। और प्रतीक है हम इसे
पारा या मरकरी कहते हैं, फिर भी इसका प्रतीक Hg है। इसके लैटिन नाम हाइड्रेजियम से आया है, हाइड्रेजियम, इसके लैटिन नाम हाइड्रेजियम से आया है। ये ध्यान रखना कि जो आपके पारे का प्रतीक है इसके लैटिन नाम हाइड्रेजियम से आया है, ठीक है, हाइड्रेजियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पारा है, पारा आपके, इसका अगर हम एस की बात करें, इसका एस है HgS सीने बार। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पारे का मुख्य एस कौन सा होता है। पारे का मुख्य एस कौन सा है भाई, HgS है, सीने बार है। पारे का मुख्य एस कौन है, आपके HgS है, सीने बार है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ये जो पारा है वो आपके चमकीला होता है, पारा है वो चमकीला होता है, इस कारण पारा है वो चमकीला होता है, इस कारण इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है भाई, पारे को कहा जाता है, पारे को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं, पहला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो पारे का, या पारे का मुख्य अयस्क क्या, सिनेबार HgS, आपके HgS, ठीक है। आगे कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर हम किसको कहते हैं भाई, पारे को, क्योंकि ये चांदी की तरह चमकीला होता है। ये बात समझ आ गई। और हम सबको पता है कि जो पारा है, पारा है एकमात्र ऐसी धातु है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब हमने धातुरा धातु का पहला अपनी क्लास पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि सभी धातें सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन पारा अपवाद है। पारा अपवाद क्यों है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए ये बात समझ आ गई। हाँ, अगर हम पारे की संयोजकता की बात करते हैं तो पारा की जो संयोजकता है वो दो हो सकती है। पारा है वो +1 रूप में भी पाया जाता है और +2 रूप में पाया जाता है। और हम सबको पता है कि छोटी संयोजकता है तो अस लगेगा, इसको बोलेंगे मर्क्यूरस। कहीं पे कोई भी नाम है वहां पे मर्क्यूरस लिखा हुआ है, इसका मतलब वो +1 संयोजकता की बात करा। और बड़ी संयोजकता हम क्या लिखते हैं, इक, तो मर्क्यूरिक। यहां तक बातें समझ में आ रही क्या, यहां तक बातें समझ में आनी चाहिए। जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्विक सिल्वर से क्वेश्चन बनते हैं, या ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका उत्तर है पारा। अब देखते हैं पारे का जो गलनांक और क्वथनांक, पारा है, पारे का जो गलनांक और क्वथनांक है, इस बात को समझना। पारे का जो गलनांक या हिमांक है वो था -39 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पारा जमता है। बहुत ही उच्च ताप है माइनस में, -39। 0 से नीचे जाने पर चीजें जमने शुरू हो जाती है, लेकिन पारा कितने पे जमता है, -39। और इसका क्वथनांक है, इसका जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट BP है वो है आपके 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका क्वथनांक भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अधिक ताप पर उबलता है। इस कारण जो पारे का जो हिमांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, इस कारण इसका उपयोग कुछ यंत्रों में किया जाता है। कौन कौन से यंत्रों में पारे का उपयोग किया जाता है, इस बात को समझना। एक तो आता है हमारे बैरोमीटर, जिसे बोला जाता है वायु दाब मापी, वायु दाब मापी। एक आता आपके थर्मामीटर, ताप मापी, ताप को मापने वाला यंत्र, ताप मापी थर्मामीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी, जो वायुमंडलीय दाब इसका जो मात्रक है ATM होता है, उसको मापता है, ठीक है। और आगे आपके स्फेग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर रक्त दाब मापी, जिससे शरीर का जो रक्त दाब है, BP ब्लड प्रेशर, वो मापा जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या। पारा है, पारे का
हिमांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। इस कारण इसका उपयोग कुछ यंत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है कि आपके बैरोमीटर में, थर्मामीटर में और स्पेक्ट्रोमीटर में, तीनों में पारे का उपयोग किया जाता है। और दूसरा कोई कारण पूछे क्यों किया जाता है, तो इसका जो पारे का उसमें मान है, उसमें प्रसार है, वो भी क्या होता है, उसमें प्रसार भी उच्च होता है। इस बात को ध्यान रखना। हालांकि इतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ जा सकता है कि बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, पारा। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, पारा। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या भरा जाता है, पारा, क्योंकि इसके आपके क्वथनांक और हिमांक बहुत ही उच्च है और साथ में इसका उसमें प्रसार भी बहुत ही ज्यादा है। यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? यहां तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। तो और आगे बढ़ते हैं, चलिए और पारे के बारे में हम जानकारी जुटाते हैं। पारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पर जितनी भी हमने चीजें लिखी हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस किस यंत्र में किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थोड़ा देखना, पारा है वो धातुओं के साथ मिलकर, पारा है वो धातुओं के साथ मिलकर एक मिश्र धातु बना, जिसे हम बोलते हैं अमलगम। अमलगम बोला जाता है। जो पारा है वो धातुओं के साथ मिलकर एक अमलगम बनाता है। लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पारा सभी धातुओं के साथ मिलकर अमलगम बनाता है, लेकिन किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? उसका उत्तर है कि पारा है वो लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं, जिसका प्रतीक Fe होता है, उसके साथ अमलगम नहीं बनाता है। इस कारण पारे को लोहे के पात्रों में रखा जाता है। पारे को लोहे के पात्रों में रखा जाता है, लोहे के पात्रों में रखा जाता है, लोहे के पात्रों में रखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पारे को किसके पात्रों में रखा जाता है? लोहे के पात्रों में, क्योंकि पारा है वो लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता। बाकी कोई भी धातु है, जैसे हमने एक तांबे का बर्तन लिया, उसमें पारा डाल दिया, तो ये क्या करेगा, तांबे के साथ मिलकर यहाँ पर एक गाढ़ा लिक्विड बना देगा, इसको हम बोलेंगे अमलगम। तब जो हमारे प्योर पारा है वो खराब हो गया और इससे ये जो तांबे का पात्र वो भी खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, तांबे को केवल और केवल लोहे के पात्र में रखना है, क्योंकि जो पारा है वो आपके लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो इस अमलगम का उपयोग कहाँ पे करते हैं। इस अमलगम का चांदी प्लस पारे का जो अमलगम होता है उसका उपयोग हमारे जो दांत में खड्डे होते हैं उनको भरने में किया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? चलिए यहां तक हमने पारे के बारे में पढ़ा। बाकी पारे के जो यौगिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि एक छोटी सी बात पता कर लो कि सिंदूर में पारा होता है और किस रूप में पाया जाता है, आपके ये जो मर्क्यूरस सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड के रूप में HGS के रूप पाया जाता है। जो ये जो सिंदूर में पारा होता है, जो सिंदूर है वो सिंदूर किसका बना होता है? HGS का, मर्क्यूरस सल्फाइड का बना होता है। बाकी जितने भी यौगिक है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछ जाता। लेकिन जो यहाँ पर हमने अभी जो चीजें पढ़ी हैं वो प्रत्येक जगह एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसको बोलेंगे हम? क्विक सिल्वर को बोलते हैं आपके पारे को। अभी हमने पढ़ा हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर किसको कहेंगे? अभी जस्ट तुरंत इससे पहले वाले अभी पढ़ा आपके तुरंत हॉर्न सिल्वर AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, जबकि ये पूछ ले क्विक सिल्वर किसको बोलेंगे भाई? पारे को। क्विक सिल्वर किसको बोलेंगे? पारे को। और ये पूछ ले क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो हमने कैल्शियम पढ़ा क्विक लाइम, तो बोलते हैं वो CaO को, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझे हुए चूने को भी हम क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये जो हॉर्न सिल्वर, क्विक सिल्वर, क्विक लाइम, ये जो छोटी छोटी क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमारा पारा कंप्लीट हो गया। एक बार इसको नोट करें, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको नोट करें।
नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शीशा पढ़ते हैं। चलिए शीशा, शीशा जिसे हम लेड भी कहते हैं और पीबी से लिखते हैं, पीबी। इसको हम लिखते हैं 82 पीबी 207, 82 पीबी 207। ये जो 8282 है वो इस लेड का क्या परमाणु क्रमांक जेड है और ये इसका सिर पे क्या परमाणु भार है। एग्जाम पूछ जा सकता है कि जो लेड का परमाणु क्रमांक कितना भाई 82 है, परमाणु भार कितना है 207 और पीबी क्या है, पीबी इसका प्रतीक है जो इसके लैटिन नाम प्लम्बस से आया है। ये एग्जाम पूछ जा सकता है कि जो लेड शीशा का प्रतीक क्या है, पीबी है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, पीबी किसका प्रतीक है भाई, लेड और इसका है। अगर हम इसके मुख्य अयस्क की बात करते हैं, इसके मुख्य अयस्क की बात करते हैं इसका मुख्य अयस्क पीबीएस गलेना, इसका मुख्य अयस्क है पीबीएस गलेना। एग्जाम पूछ जा सकता है गलेना किसका अयस्क है, तो आपके शीशे का है। किसका भाई, शीशे लेड का है, प्लम्बस का है। अब थोड़ा देखना, 3-4 चीजें मैं बताता हूं। 3-4 जो सल्फाइड लवण है वो 3-4 धातुओं के मुख्य अयस्क है। इनको कैसे याद करें, सबके साथ सल्फाइड आएगा एस, सबके साथ सल्फाइड एस आएगा। जिंक के साथ सल्फाइड आया तो जिंक सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेड। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जिंक ब्लेड किसका अयस्क है भाई, जिंक ब्लेड आपके जिंक का मुख्य अयस्क है। यदि पारे के साथ सल्फाइड जुड़ता है तो क्या बनेगा, HGS, जिसे हम बोलते हैं शून्य बार। शून्य बार किसका है भाई, शून्य बार आपके पारे का है, इस बात को ध्यान रखें। यदि ये लेड शीशे के साथ जुड़े तो क्या बनेगा, PBS, इसे हम बोलते हैं गलेना। और यदि ये चांदी के साथ जुड़े तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट। तो जो सल्फाइड है, सल्फाइड 4 धातुओं के साथ मिलकर अपने लवण बनाता है और जो लवण बनते हैं वो इनके मुख्य अयस्क है। इनको ऐसे पढ़ना है कि सल्फर इसके साथ जेडनेस, जिसे जिंक ब्लेड कहते हैं, ये आपके जिंक का मुख्य अयस्क है। पारे के साथ गया HGS, जिसे हम बोलते हैं शून्य बार, शून्य बार किसके, पारे का मुख्य अयस्क है। यदि ये आपके लेड शीशे के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, PBS, जिसे हम बोलते हैं गलेना। गलेना किसका, आपके लेड शीशा का मुख्य अयस्क है। और यदि ये चांदी के साथ जाता तो Ag2S आपके सिल्वर सल्फाइड, और इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट। और अर्जेंटाइट किसका अयस्क है भाई, चांदी का। इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है, चारों को साथ याद करें तो हमें चीजें याद रह सकती है और इनके मुख्य अयस्क एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें जो दूसरे क्वेश्चन है वो बहुत ही कम बनते हैं। इसका मुख्य अयस्क का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगर हम पारे के बारे में और बात करें तो पारा क्या, शीशा की बात करें तो जो बंदूक की गोली होती है वो किसकी बनी होती है, वो लेड प्लस आर्सेनिक मिश्र धातु की बनी होती है। लेड प्लस आर्सेनिक मिश्र धातु की बनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो बंदूक की जो गोली है वो किसकी बनी होती है, तो लेड प्लस आर्सेनिक मिश्र धातु की बनी होती है। लेड प्लस आर्सेनिक मिश्र धातु की तो बनी होती है, लेकिन हमारे शरीर में जहर किसके कारण फैलता है, ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है। कि अच्छी बात है कि जो बंदूक की जो गोली है वो लेड प्लस आर्सेनिक मिश्र धातु की बनी होती है, लेकिन हमारे शरीर में जो जहर है वो जहर इस लेड शीशे के कारण फैलता है।
जहर कौन फैलाता है भाई? लेड शीशा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेड या शीशा है वो एक जहरीला पदार्थ है, एक जहरीला पदार्थ है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब ये क्वेश्चन कि यदि लेड हमारे शरीर में चला जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? यदि लेड है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, हम खाने के साथ लेड को खा ले तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो लेड को खाने से तो बीमारी होगी, उनके नाम देखना, प्लाबिज्म, कोलिका पिक्टोनम, या इसको बोलते हैं सर्टानिज्म, सर्टानिज्म, या इसको बोलते हैं पेंटर्स कोलिक, पेंटर्स कोलिक, इसको बोलता है पेंटर्स कोलिक। इस बात को समझना कि लेड को खाने से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। एक तो प्लाबिज्म, कोलिका पिक्टोनम, इसी को हम बोलते हैं सर्टानिज्म और इसको बोलते हैं पेंटर्स कोलिक। अब थोड़ा देखना, हमने इसको पेंटर्स कोलिक क्यों बोला? क्योंकि जो पेंट होता है, पेंट मतलब कलर, तो जो पेंट जो रंग होता है, कलर होता है, जो पेंटर्स होते हैं जब कलर करते हैं तो उनके शरीर में जो पेंट है, जो कलर है वो जाने की संभावना होती है। और पेंट में क्या होता है भाई? पेंट में आपके लेड शीशा होता है जिससे उन्हें बीमारी हो सकती है। इस कारण इस बीमारी का नाम ये बोला जा सकता है पेंटर्स कोलिक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि लेड कहाँ कहाँ पे हो सकता है। लेड जिसे हम शीशा बोलते हैं, एक तो पेंट में पाया जाता है और दूसरी जो स्याही होती है, स्याही जो सही होती है, प्रिंटिंग प्रेस की जो सही होती है या मार्कर की सही होती है, इसमें भी लेड पाया जाता है। इस कारण हमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि अखबार है या कोई भी कागज है जिसमें लिखा हुआ है उस पर कोई खाना रख के नहीं खाना चाहिए। बुजुर्ग लोग ऐसी हमें सलाह देते हैं। क्यों सलाह देते हैं? क्योंकि हम सबको पता है कि अखबार छपता है उसमें जो सही यूज हो रही है, उसमें जो सही यूज हो रही है वो क्या है भाई? उसमें क्या है? उसमें लेड है और लेड एक जहरीला पदार्थ है। लेड एक जहरीला पदार्थ है। इसको खाने से प्लाबिज्म, कोलिका पिक्टोनम या सर्टानिज्म या पेंटर्स कोलिक बीमारी हो सकती है। या हम सबको पता है कि जो बंदूक की गोली है उसमें भी लेड होता है और लेड के कारण क्या होती है? मृत्यु होती है। इस कारण हमें जो बुजुर्ग लोग हैं वो सलाह देते हैं कि किसी भी अखबार के टुकड़े पर या किसी कागज पे कुछ लिखा हुआ है तो उस पर कोई खाना रख के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे जो शीशा है, जो सही में जो शीशा है वो हमारे शरीर में प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि शीशा कहाँ पे पाया जाता है। एक तो आपके पेंट में पाया जाता है, पेंटर्स पेंट करते हैं ना, पेंट कलर, और एक स्याही में पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए एक बार इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कि जो शीशा पेंसिल होती है उसमें शीशा कितना प्रतिशत होता है? शीशा पेंसिल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा शीशा पेंसिल में शीशा कितना प्रतिशत होता है? 0% होता है। इसमें शीशा होता ही नहीं है। शीशा होगा तो बच्चा खाएगा पेंसिल को और जो शीशा है वो शरीर में जाएगा और जहर फैल जाएगा। उसमें शीशा नहीं होता है। शीशा पेंसिल किसकी बनी होती है भाई? ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है और विद्युत का सुचालक। इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं। नाम से ऐसे लगता है बिल्कुल इसमें परसेंटेज होना चाहिए। एक तो पूछा जाता है शीशा पेंसिल में शीशा कितना प्रतिशत, उत्तर आएगा 0। शीशा होता ही नहीं, वो किसकी बनी होती है भाई? ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। दूसरा, जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में चांदी कितना प्रतिशत होता है? सिल्वर, तो इसमें भी उत्तर आएगा सिल्वर कितना है? 0%। नाम में दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। जर्मन सिल्वर किसकी है भाई? कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु है। इसको नाम दिया जर्मन सिल्वर। तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो जो शीशा पेंसिल है उसमें शीशा कितना प्रतिशत, उत्तर 0, और दूसरा जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत, उत्तर 0। ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए। इसी के साथ हमारा ये जो शीशा है, लेड है, वो कंप्लीट हो गया। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन बनने की संभावना मुख्य इससे शीशे का मुख्य पूछा जा सकता है। जो गोली है वो किसकी बनी होती है? तो लेड प्लस आर्सेनिक। ये पूछ जा सकता है कि गोली में लेड प्लस आर्सेनिक तो बनी होती है लेकिन वो हमारे शरीर में जहर किसके कारण फैलता है? तो लेड के कारण फैलता है।
और लेड को खाने से जो बीमारी होती है उनके नाम याद रखना, एग्जाम पूछ जा सकता है। प्लाविज में कोलिक का फिक्टोनम सर्टानिज में या पेंट्रस कोलिक। और लेड कहाँ पे पाया जाता है, एक तो पेंट में पाया जाता है और एक सही में पाया जाता है। और बाकी जो सल्फाइड है जो मिलकर आपके मुख्य अयस्कों का निर्माण करते हैं, चारों याद कर लेने, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। और बाकी शीशा पेंसिल और जर्मन सिल्वर वाला याद रखना। सब महत्वपूर्ण बातें बताई है मैंने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। आज की क्लास में इतना ही। हमने आज की क्लास में चांदी, सोना, पारा और शीशा के बारे में पढ़ा। इनसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब बताएं और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आगे आने की संभावना बनती है, इस क्लास में हमने उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें हमें। और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल की लिंक है उसको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।